सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में जाना भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, कैसे बनी और भाषा के रूप कितने हैं, भाषा को लिखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है। आपको याद होगा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? सही पहचाना, व्याकरण। अब व्याकरण के कितने विभाग थे? 4। अरे वाह, सही बात। 4 कौन से थे? सबसे पहला था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा था हमारा वाक्य विचार। हमने कहा था कि हम आने वाले पाठों में इनके विषय में जानेंगे, तो आज हम जानकारी जो प्राप्त करने जा रहे हैं अपनी इस व्याकरण की कक्षा में वो है वर्ण विचार। ठीक है, तो हमारा पाठ नंबर 2 है व्याकरण में वर्ण विचार। इसके विषय में हम जानेंगे आज के पाठ में। वर्ण क्या है ये तो हमने पहले भी जाना था कि मनुष्य के मुख से ध्वनि निकली जिसे हमने वर्ण कहा, वर्ण के मेल से शब्द बने, इसके बारे हमने पहले भी जान लिया है। लेकिन सच में वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। वर्ण क्या है, किस प्रकार से इनका उद्भव हुआ और वर्णों के मेल से शब्द किस प्रकार बनते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला के बाद बात करें तो वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन है उन दोनों के भेद कितने कितने हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं इत्यादि हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। आप अपने चारों ओर अगर ध्यान से सुने तो आपको तरह तरह की ध्वनि सुनाई देंगी। पक्षियों की ध्वनि हो या पंखे के चलने की ध्वनि हो या साइकिल की घंटी हो, बच्चे का स्वर हो, पक्षियों की और पशुओं की आवाजें हो। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। ठीक है, लेकिन अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ बिल्कुल अलग ही हो जाता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यानी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। वर्ण मूल ध्वनि होती है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटी ध्वनि है इसलिए इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि या फिर क, ख इत्यादि जो है ये सब क्या है? मूल ध्वनियां हैं। इनके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। किसी भी भाषा में अगर हम देखें तो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे ग, अ, न, ए, श, अ। यानी हमने जो ये ध्वनियां मिलाई, जो ये 6 ध्वनि मिली, 6 वर्ण मिले, इन वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बन गया गणेश। उसी प्रकार अन्य ध्वनियों को मिलाकर देखते हैं उ, त, स, अ, व, अ। हमारे मुख से ये अन्य जो 6 वर्ण निकले उनके मेल से बना शब्द उत्सव। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये मूल ध्वनि है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आप अब समझ गए होंगे वर्ण क्या है। अब वर्णों के बारे में हम आगे जानते हैं। वर्णमाला क्या है? जिस प्रकार फूलों को धागे में पिरोने पर माला बनती है, क्रम से फूलों को लगाने पर एक माला बन जाती है, उसी प्रकार से जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो क्या बनती है? वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जैसे इस प्रकार स्वर लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, अह। यहाँ उच्चारण के अनुरूप यानी सही से क्रम संख्या देकर इनको लिखा जाता है। क्रम जो है वो जिस तरह से आपको हम हाइट वाइज एक लाइन में खड़ा करते हैं, आपके कद के अनुसार खड़ा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर इनके उच्चारण के अनुसार इन्हें रखा जाता है। ये स्वर हैं, इनके नीचे हम
व्यंजनों को भी देख सकते हैं। क, ख, ग, घ। ये लाइन से यानी एक क्रम से लिखे हुए हैं। इनको क्रम से जब हम लिखते हैं तो क्या बनती है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध रूप है। जब हम क्रम से वर्णों को लिखते हैं तो वो वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम वर्णमाला का एक विस्तृत रूप देखते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए ध्यान से। ये वर्णमाला है जिसमें वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 भेद दिए गए हैं। स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ 2 स्वर दिए गए हैं, लेकिन इसका एक तीसरा और भेद होता है प्लुत स्वर। उसका कोई अपना अलग से रूप नहीं होता, उसके लिए केवल एक चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए उसको यहाँ वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। व्यंजन के भी यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आगे विभाग बट रहे हैं। सबसे पहला इसका भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा है ऊष्म, उसके बाद आता है आपका आगत स्वर जो है, आगत वर्ण है वो दिए गए हैं और अंत में संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। आप सबसे नीचे देखेंगे तो सभी की संख्याएं मिलाकर अंत में कितना बन रहा है? कुल जोड़ 52। ध्यान से इसे देखकर समझ लीजिए। हर एक स्वर और व्यंजन की संख्या भी नीचे लिखी हुई है जो उसके भेद है। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है भेद उसका वर्ण का, स्वर। स्वर क्या है? स्वर उन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। यानी जब हम इनको मुंह से बोलते हैं तो हवा कहीं रुकती नहीं है, बिना रुकावट के मुंह से बाहर आ जाती है और ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बिल्कुल विपरीत व्यंजन में हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं या हम स्वरों को मूल रूप में लिखते हैं तो हमें किसी और वर्ण को इनके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों में अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर हैं? 11। देखिए ध्यान से। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण के अनुसार जितना समय लेते हैं ये बोलने में, उसके हिसाब से इनको 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और अंत में प्लुत स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ माने लंबा या बड़ा और प्लुत माने उससे भी बड़ा समय लेने वाला, लंबा समय लेने वाला। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, ह्रस्व माने शॉर्ट साउंड। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ माने लॉन्ग साउंड। तो ये इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग जाता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। कौन से हैं वो? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगर आपने देखा होगा हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय इनके उच्चारण में लगा है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है? जिस स्वर के साथ का जो उच्चारण है वो प्लुत के रूप में होता है, उसके आगे हम 3 संख्या जो होती है हिंदी की उसे लिख देते हैं। ध्यान से देखेंगे उदाहरण में तो आपको पता चल जाएगा। ओम, यहाँ पर ओ को हमने खींच कर बोला, यानी कि बहुत लंबी ध्वनि यहाँ आई ओ से, तो उसके आगे हमने 3 का जो चिन्ह है वो लगा दिया है। भैया, यहाँ पर या में जो है आ की ध्वनि उसको खींचा गया है, लंबा बोला गया है, इसलिए या के बाद हमने 3 की जो अंक है उसे वहां पर लिखा है। तो स्वर क्या है?
स्वर स्वतंत्र हैं, इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। और इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जानते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो उस समय हवा मुख से और कंठ से रुककर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में जो मूल व्यंजन है वो 33 है। ये स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अंतःस्थ माने भीतर स्थित और ऊष्म माने गरम। आगे हम जानेंगे इनके विषय में। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है वो क्या है। जैसे कि हमने कहा, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हैं उनकी संख्या 25 है, क से लेकर म तक। यदि आप गिनती करके देखें तो आप पाएंगे कि ये 25 हैं। जिस प्रकार आपको आपकी कक्षाओं को वर्गों में बांटा जाता है, जैसे आप छठी ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं या ई में हैं, उसी प्रकार जो स्पर्श व्यंजन है उनके भी वर्ग हैं। 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं और पांचों वर्णों का जो अंतिम जो 5वां वर्ण है, ण, ञ, अण, न और म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये 5वें नंबर पर आते हैं। इनका जो क्रम है वो 5वां है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। तो हमने जाना स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिनको बोलते समय हवा मुख के अलग अलग भागों को छूते हुए बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा भेद है इसका अंतःस्थ और तीसरा ऊष्म। पहले हम ऊष्म के बारे में जान लेते हैं। ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से गरम हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर आप इनका उच्चारण करें तो आप पाएंगे कि आपके मुख से गर्म वायु बाहर आती है। अपने मुख के आगे हाथ धीरे से लगाएं और इनका उच्चारण करके देखें। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। आप अपने मुख से थोड़ी दूरी पर हाथ रखें और इनका उच्चारण करके देखें तो पाएंगे कि आपको अपने हाथ के ऊपर गर्म हवा आती हुई अनुभव होगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीसरा भेद आता है इसका अंतःस्थ व्यंजन। अंतः माने भीतर, यानी भीतर रहने वाला। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत भीतर से आवाज आ रही है, इसलिए इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो जिनका उच्चारण अंतःकरण यानी भीतर से होता है, ऐसे व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। कौन से हैं ये? य, र, ल और व। इनका उच्चारण करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके अंदर से भीतर से आवाज आती है इनका उच्चारण करते समय। तो व्यंजन क्या थे? व्यंजन वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों को छूते हुए बाहर निकलती है। 3 भेद कौन से हैं? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। आप इस तालिका में पाएंगे अंतःस्थ की संख्या 4 है, उसके सामने वो लिखे हुए हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ या जोड़कर बनाया गया। तो ये कौन से हैं 4? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष में उच्चारण करते समय क और श की ध्वनि आती है, त्र में त और र की ध्वनि, उसी प्रकार ज्ञ में ज और ञ की ध्वनि,
श्र में श और र की ध्वनि मिली हुई है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए जानें इनके बारे में। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उदाहरण आपने नीचे देख लिए हैं। क, श और अ से क्ष बना, त, र और अ से त्र, ज, ञ और अ से ज्ञ, श, र और अ से श्र बना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाला नया व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद आती है बारी द्वित्व व्यंजन की। तो जानते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक ही वर्ण 2 बार एक साथ आता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व माने 2, यानी कि डबल। जैसे हम चम्मच बोलते हैं, चम्मच में 2 म की ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। पक्का, लज्जा, चम्मच, गन्ना। यहाँ पर क, ज, म और न ये ध्वनियां एक साथ मिली हुई दिखाई दे रही हैं। यानी एक ही वर्ण 2 बार एक साथ जब आए तो वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन के बाद बारी आती है आपकी अनुस्वार की। अनुस्वार यानी बिंदु। आपने शब्दों के ऊपर लगी हुई देखी होगी बिंदी। तो वो जो बिंदी है वो उसे हम बिंदी नहीं कहते, अनुस्वार कहते हैं व्याकरण की भाषा में। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? बिंदु है। शिरोरेखा यानी जो आप शब्द के ऊपर लाइन खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर इसका चिन्ह बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे डंडा, हंस या फिर गंगा, पंखा, कंधा। यहाँ पर न से ध्वनि, जो नाक है उससे ध्वनि बाहर आती है तो इसका चिन्ह क्या है? बिंदु है। अगला आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी नासिका और कंठ दोनों से ध्वनि आती है इसकी, और इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। तो जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के लिए शिरोरेखा के ऊपर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? चंद्र बिंदु। जैसे चांद, मुंह, अंगूठा, दांत, गांव, आंख, चांदनी आदि। ठीक है, तो इसमें क्या है? अनुस्वार बिंदु है, उच्चारण केवल नाक से है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु है, उच्चारण नाक और कंठ दोनों से ही होता है। इसके बाद है विसर्ग। आपने देखा होगा संस्कृत में जो शब्द हैं, उनके जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो कुछ शब्द हैं उनके अंत में 2 बिंदियां दिखाई देती हैं लगी हुई। वो जो 2 बिंदु हैं वो विसर्ग है। इनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। ध्वनि कौन सी निकलती है मुख से? इसके लिए ह की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः, फलतः इत्यादि। यानी ह की ध्वनि होती है। ये 2 विसर्ग का जो चिन्ह है, जो 2 बिंदु हैं इसके लिए। द्वित्व व्यंजन क्या था? 2 बार एक ही वर्ण आए, द्वित्व व्यंजन। अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक से हो और बिंदु के रूप में प्रयोग हो। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और कंठ से होता है और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है और इसका प्रयोग संस्कृत से आए हुए शब्दों में होता है। इसके लिए 2 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है जो कि उस अक्षर के पीछे लगाई जाती है जहां इसकी ध्वनि आती है। आगे बढ़ते हैं। हमने वर्ण विच्छेद के बारे में अब जानना है। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। पहले हमने क्या किया था? शब्द के बारे में बताया था कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब हम शब्द से वर्णों को अलग अलग कर देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद हो जाता है। तो क्या हुआ? वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद में
वर्णों को अलग किया जाता है, या फिर हम कहें तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है, और वो जो मात्रा है उसके स्थान पर हमें उन वर्णों के मूल रूप लिखने होते हैं वहां पर। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। उदाहरण है कहानी। कहानी में क, हा, नी 3 भागों में से बांटेंगे। क में किसकी ध्वनि है? क और अ की। हा में ह और आ की। नी में न और ई की। तो जब हमने इसका विच्छेद किया तो हम उसी ध्वनि को लिखते जाएंगे जो हम बोलते समय हमारे मुख से बाहर आ रही है। कहानी में क अ, ह आ, न ई बन गया कहानी। उसके बाद है अमृत और क्षमा। अमृत में अ, मृ और त। अ मूल रूप में लिखा गया क्योंकि वहां कोई अन्य ध्वनि नहीं है। मृ में म और री की ध्वनि है। तो जब री की मात्रा लगाई हुई है नीचे, उसको आप मूल रूप में लिखेंगे। म, री, त और अ। उसी प्रकार है क्षमा। क्ष में क और श की ध्वनि है। मा में म और आ की। तो वहां विच्छेद करते समय हम इसी प्रकार लिखेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जो इनके जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो आप कहेंगे कि स्वर हैं, स्वरों को मात्राओं के अनुसार वर्ण विच्छेद के उदाहरण हम पीछे हमने दिए हैं। एक बार देखते हैं उन्हें। वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण। अस्वर के उदाहरण। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कथन में क, थ, न तीनों वर्णों के साथ अ की ध्वनि मिली हुई है, तो इसलिए क अ, थ अ, न अ। अगला है आ का उदाहरण में आ की ध्वनि है ना, यानी न के साथ आ की ध्वनि आ रही है। अगला है आपका ई। इसी प्रकार सभी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक एक करके अगर ध्यान से इन्हें देखेंगे तो पाएंगे कि जिस जगह पर जिस वर्ण की ध्वनि सुनाई देती है, विच्छेद करते समय हमें वही वर्ण लगाना होता है। जहां ई की ध्वनि है वहां ई की मात्रा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कुछ अन्य उदाहरण हैं। ओ, औ के उदाहरण, या फिर जो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण के समय जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर हर एक क्ष में क और श और अ में 3-3 वहां पर अलग अलग उसका विच्छेद हुआ है। उसी प्रकार त्र में त, र और अ का, श्र में श, र और अ का, और जो ञ है उसमें ज, ञ और अ का। ध्यान से आप विच्छेद करते समय इस चीज पर ये ध्यान रखेंगे कि हमें इस प्रकार विच्छेद करना है कि जिस शब्द में जो ध्वनि जहां सुनाई पड़ रही है वो वहीं लिखी जाएगी। अनुस्वार और अनुनासिक के समय ध्यान रहे कि जिस अक्षर पर उसकी आवाज आ रही है उसी अक्षर के ऊपर यानी उस स्वर के ऊपर वो बिंदु या चंद्र बिंदु लगाया जाएगा। जैसे कंपन में कम यानी क और अंग फिर प अ न अ। चांदनी में च आ द अ न ई। र के विभिन्न रूप हैं। र पूरे रूप में, मूल रूप में, और र की मात्रा के रूप में। तो भारत में मूल रूप में है तो र यहाँ पर पूरा है। प्रशांत में अगर देखेंगे तो प के नीचे पैर में र में लगा हुआ है। वो जब कोई भी वस्तु भारी होती है तो वो नीचे जाती है। तो यानी कि यहाँ प आधा है और र पूरा है। पूरा है तो उसका वजन ज्यादा है, वो पैर में है नीचे। जहाँ पर वो शिरोरेखा के ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ धर्म शब्द में है, यहाँ वो आधा है इसीलिए वो हल्का होने के कारण ऊपर चला गया है। यहाँ पर उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। उसके बाद आता है ड्रामा शब्द। अगर आप देखेंगे ये नीचे उल्टे वी के रूप में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी अक्षर, जो भी वर्ण नीचे से गोल हैं, वहां वो उल्टे वी के आकार के रूप में वो दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही फिर से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए विदा लेते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।